क्लास 12 यूनिट फर्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मीनिंग क्या होता है? इलेक्ट्रोस का मतलब बोले इलेक्ट्रॉन या चार्ज पार्टिकल। स्टैटिक का मीनिंग होता है एट रेस्ट, यानी चार्ज पार्टिकल जो है वो रेस्ट में होंगे, यानी वो मूव नहीं करेंगे। वो जो है एक जगह से जो है दूसरी जगह तक डायरेक्ट उठा के लेके जानी है। इस वजह से इस यूनिट का नाम क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। चार्ज एट रेस्ट, यानी फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम जो है चार्जेज एट रेस्ट स्टडी करते हैं, वो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसको जो हम फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी बोल देते हैं। फ्रिक्शन जो है वो सॉलिड्स के बीच में होता है। एक फ्रिक्शन होता है और एक होता है विस्कोसिटी। फ्रिक्शन होता है दो सॉलिड्स के बीच का, और विस्कोसिटी होता है टू बिटवीन लिक्विड लेयर्स। तो लिक्विड लिक्विड के बीच में विस्कोसिटी होता है। तो इस वजह से इसका नाम क्या रख दिया हमने, एक और फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। ड्यू टू जो है फ्रिक्शन में क्या होता है, रबिंग होती है, अराइजेज ड्यू टू रबिंग। इसको जो है स्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी बोल देते हैं, क्योंकि चार्ज इसमें किस पे है, एट रेस्ट। ठीक है, तो ये तीन नाम इसके रख दिए हमने। क्या क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अराइज किसकी वजह से होती है? रबिंग की वजह से, इसलिए इसका नाम क्या होगा, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। देखो नेक्स्ट है, अगर इस चैप्टर में हम और पढ़ना चाहें तो बॉन्डिंग है। बॉन्डिंग जनरली आयनिक और कोवलेंट दो टाइप की बॉन्डिंग होती है। आयनिक, आयंस, अनायन और कैटायन। जनरली अनायन कैटायन में एक में जो है इलेक्ट्रॉन की जो है कमी होती है, लैक, और एक में जो है एक्सेस होती है। ठीक है, तो इसमें जो है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा, डायरेक्ट ट्रांसफ़र उठा के दूसरी जगह लेके जाने। और कोवेलेंट में क्या होता है? कोवेलेंट में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, जैसे हाइड्रोजन है, क्लोरीन है। इसमें जो है काउंटिंग क्या होता है, इसमें टोटल जो है इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? वैलेंस शेल में 7, और इसके पास एक। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चले जाए। हाइड्रोजन को क्या कंप्लीट करना होगा? अगर डुप्लेट, दो इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने होते हैं इसको। और क्लोरीन के पास कितने हो गए अब? 8, क्योंकि यही इसके चारों तरफ चक्कर लगाता चला जाएगा। क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन जो है दोनों शेयर करे बैठे हैं, तो इस वजह से इसको क्या बोल देंगे? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको क्या बोल देंगे हम? कोवेलेंट टाइप की बॉन्डिंग। ठीक है, आफ्टर शेयरिंग बोथ कैन बी स्टेबल, दोनों स्टेबल हो जाते हैं, दोनों अपना ऑक्टेट या डबलेट पूरा कर लेते हैं। जैसे आयनिक में क्या होता है, अब देखो आयनिक का अनायन कैटायन के बारे में पढ़ा था। यहाँ पर ए है, इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है, बी के पास 4 इलेक्ट्रॉन है। टोटल कितने हो गए हमारे पास? 14 इलेक्ट्रॉन। अब क्या हुआ, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जो है ए से बी तक ट्रांसफ़र हो गए, तो अब इसके पास कितने बच गए? 7, और इसके पास कितने हो गए? 7। टोटल कितने हो गए? 14। यानी जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो गए तो इसका जो टोटल रहेगा वो चेंज नहीं होता। नेक्स्ट है चार्जेज। चार्जेज दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो किसी भी बॉडी को हम दो टाइप से स्टडी कर सकते हैं। चार्जेज जो है वो दो टाइप के हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो बॉडी जो है वो कैसी भी उसका है, अनचार्ज भी हो सकती है और चार्ज भी हो सकती है। अनचार्ज का मीनिंग है कि न्यूट्रल। अब न्यूट्रल का मीनिंग ये नहीं है कि उसके पास चार्ज नहीं है, उसके पास चार्ज, पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इक्वल है। तो नेट चार्ज उसके पास कितना होगा? 0। और टोटल चार्ज कितना होगा? टोटल चार्ज हमें काउंट करना पड़ेगा। देखो इसके पास कितने हैं? 3 नेगेटिव 3 पॉजिटिव, तो नेट चार्ज कितना? 0। और टोटल चार्जेस कितने हो गए इसके पास? 3 और 3 6। ठीक है, चार्ज में क्या हो जाए, चार्ज में या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अगर पॉजिटिव वाले की काउंटिंग ज़्यादा है नेगेटिव से, तो जैसे +10 -9, तो एल्जेब्रिक एडिशन करना होता है हमें इसका, तो कितना आया सम प्लस का 1, तो पॉजिटिवली चार्ज। अगर काउंटिंग नेगेटिव वालों की ज़्यादा है, ठीक है, नेगेटिव ज़्यादा है पॉजिटिव कंपैरेटिवली, तो कौन सा चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर? नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेज। चार्जेज की प्रॉपर्टीज क्या है? लाइक चार्ज बोल दो इसको या सेम चार्जेज बोल दो इसको, तो क्या करेंगे ये
रिपेल करेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, यही तो होते हैं ना इक्वल सेम चार्जेज। अनलाइक कौन से होते हैं, जो डिफरेंट होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट चार्ज हो जाता है, जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे। अब इसमें एक चीज़ का और ध्यान रखना होता है, रिपेल और अट्रैक्ट के बाद अगर हमारे पास एक अनचार्ज बॉडी है और एक है चार्ज बॉडी, तो यानी एक के पास कोई चार्ज नहीं है और इसके पास एक के पास जो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है, तो वो क्या करेगी, तो वो क्या करेगी, अपने आप को बैलेंस करने के लिए क्या करेगी, वो अट्रैक्ट करेगी। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिफिकेशन। देखो ये पढ़ा है हमने कि चार्जेस पॉजिटिव नेगेटिव है, आयनिक बॉन्डिंग पढ़ी है कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रिफिकेशन में जो है क्या है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। देखो जिसकी तरफ जाएगा इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कौन सा है, नेगेटिव, यानी नेगेटिव की काउंटिंग बढ़ाएगा, तो जिसके ऊपर जाएगा वो चार्ज कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। और जहाँ से जाएगा यानी नेगेटिविटी कम हुई है तो उसको बोल देंगे हम पॉजिटिव चार्ज। वन गेट पॉजिटिव चार्ज एंड अनदर विल गेट नेगेटिव चार्ज। अब नेक्स्ट है थ्योरी अबाउट द एटम। अबाउट द एटम तुमने जो है प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखा है। तो अबाउट द एटम तुमने बताना कि ओवरऑल एटम के ऊपर कितना चार्ज होता है, 0। न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव। और इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता रहता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज में क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज में इसमें ये काउंटिंग है, ये काउंटिंग है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। इसमें जिसकी काउंटिंग पहले आएगी वो पॉजिटिव बोला जाएगा, बाद वाला नेगेटिव। जैसे ग्लास है, फ्लैनल, वुल, सिल्क, हार्ड मेटल, हार्ड रबर, वैक्स, रेजिन और सल्फर। देखो क्या है, ग्लास और वुल, ग्लास यहाँ पे है और वुल यहाँ पे, नंबर 1 नंबर 3 ये है। तो नंबर 1 नंबर 3 किसकी काउंटिंग कम है, 1 वाले की, तो ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा, ग्लास पॉजिटिव और वुल नेगेटिव हो जाएगा। अब क्या है, सल्फर और रेजिन। सल्फर यहाँ पे है नंबर 9 पे और रेजिन नंबर 8 पे। किसकी काउंटिंग कम है, रेजिन वाले की। तो सल्फर जो है नेगेटिव और रेजिन पॉजिटिव, यानी पहले जो आएगा वो पॉजिटिव, बाद वाला नेगेटिव। तुमने ये ऑर्डर, इस ऑर्डर पे ध्यान रखना है, ये नहीं देखना कि ये आगे पीछे है। अब रेजिन और सिल्क है, देखो ये आ गया, रेजिन नंबर 8 पे है और सिल्क नंबर 4 पे है। तो सिल्क, अब काउंटिंग किसकी कम है, 4 वाले की, तो 4 वाला जो है वो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, और ये वाला नेगेटिव। ये जो है ये नेगेटिव लिखना, ये वाला हमने फिर बाद में पॉजिटिव। देखो रेजिन यहाँ पे कैसा है, पॉजिटिव, यहाँ पे कैसा है, नेगेटिव। जब ये यानी एक ही जो मेटल है, अलग अलग मेटल के साथ जब हम रबिंग करते हैं तो एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव, एक की वजह से पॉजिटिव या नेगेटिव एक बार उसके ऊपर हो सकता है। नेक्स्ट है चार्ज। देखो अब चार्ज के बारे में थोड़ा सा और डीप में पढ़ना है, चार्ज है क्या। चार्ज जो है एक करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है कि करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी किसी भी मेटल की अगर ये हो जाए तो ये फोर्स लगा सकता है, ठीक है। चार्ज क्या है, करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है किसी भी मेटेरियल की कि अगर ये डेवलप हो गई तो क्या होगी, ये अप्लाई कर सकता है, ये खुद भी फील्ड इन्फ्लुएंस कर सकता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को या रिपल्सन को, ठीक है। पर मेटेरियल कैसा होना चाहिए, मेटेरियल सेम होना चाहिए। यानी अगर देखो एक पेज है और एक पेंसिल है, पेज है और पेंसिल, अब क्या है, दोनों को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ से अगर हम दोनों को अट्रैक्ट करने की कोशिश करें अगर हम, तो क्या होगा, अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे। अगर हम उसको बालों में रबिंग करें, ठीक है, तो उसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज आ जाएगा। अब ये अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा, देखो अब जो है इसने इसको अट्रैक्ट कर लिया। यानी पहले भी मास था दोनों के पास, अब भी मास है, पर एक नई चीज हमने जो इसमें रबिंग से डेवलप कर दी है और वो उसको रबिंग की वजह से जो डेवलप हुआ है वो चार्ज डेवलप हो गया इसके ऊपर। उसके बाद ये अट्रैक्ट या रिपेल करेगा,
ठीक है। तो टाइप्स ऑफ चार्जेज, नेगेटिव और पॉजिटिव। नेगेटिव को विट्रस और पॉजिटिव को रेजिनस भी बोल देंगे। पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव यानी सेम चार्जेस क्या करेंगे, रिपेल, और पॉजिटिव नेगेटिव यानी अपोजिट क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो बॉडी जो है वो क्या करेगी, अट्रैक्ट या रिपेल। तो दो चार्जेज हैं, एक चार्जेज है, एक अनचार्ज बॉडी है, तो वो भी क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो देखो ये तो पता चल गया कि चार्ज है तो अट्रैक्ट या रिपेल करेगा। तो हमें पता भी होना चाहिए कि चार्ज जो है आएगा कैसे, यानी हाउ वी कैन क्रिएट चार्ज। देयर आर 3 मेथड्स टू क्रिएट चार्ज। फर्स्ट है रबिंग, कंडक्शन और इंडक्शन। देखो रबिंग में क्या होता है, दो चीजें हैं, एक दूसरे के ऊपर रब कराओ। रब कराने से क्या होगा, एक के इलेक्ट्रॉन जो है दूसरे के पास ट्रांसफर होंगे ही होंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, अनबैलेंस जब इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी पॉजिटिव नेगेटिव की काउंटिंग इक्वल ना होगी, तब क्या होगा, तब जो है चार्ज डेवलप हो जाएगा। ठीक है। ए चार्ज कैन बी प्रोड्यूस्ड इन टू ऑब्जेक्ट बाय रबिंग बोथ टुगेदर टू ईच अदर। ठीक है। जैसे हाथ, जैसे पेन पेंसिल का हमने जो है एग्जांपल किया था। कंडक्शन क्या है, देखो कंडक्शन में क्या है, कंडक्शन में है कि दो चीजें जब टच कराने से, ठीक है ना, दो चीजें जो है कांटेक्ट या टच कराने से चार्ज का ट्रांसफर करे तो उसको बोल देंगे कंडक्शन। अगर दो चीजें दूर से ही, ठीक है ना, विदाउट डायरेक्ट कांटेक्ट, जब वो क्या करे, चार्ज का ट्रांसफर कर देंगे विदाउट मेकिंग देयर कांटेक्ट, तो क्या बोल देंगे, उसको हम इंडक्शन बोल देंगे। ठीक है। तो इस टाइप से जो है ये चार्ज को हम डेवलप करा सकते हैं। तो एक इसमें जो है एग्जांपल है कि अगर हम मान लिया कोई भी एक मेटल रोड ले लेते, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, एक जो स्फेयर ले लिया हमने जो है न्यूट्रल चार्ज। न्यूट्रल का मतलब है पॉजिटिव और नेगेटिव की जो काउंटिंग है वो इक्वल है, इतने ही पॉजिटिव इतने ही नेगेटिव है। तो क्या होगा, तो ये क्या हो, जब इसको इसके पास लेके जाएंगे ना, तो सभी नेगेटिव जो इस तरफ आ जाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। और इसको क्या कर देंगे, ग्राउंड। ग्राउंड का मतलब उसको हटा देना। अगर इसको हम हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, सिर्फ नेगेटिव इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट रह जाएगा। इससे इस टाइप से भी हम इसको चार्ज कर सकते हैं। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक में एक चीज़ और है कि जैसे रबिंग का एक एग्जांपल ये भी है इलेक्ट्रोस्टैटिक में कि क्लाउड्स में भी तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है ना। वहाँ किसी ने कोई बैटरी थोड़ी ना रख रखी, ना किसी ने कोई वहाँ पे जनरेटर रख रखा है। तो इस वजह से वो जो क्लाउड्स के बीच में, एयर्स के बीच में जो रबिंग होती है, वहाँ जो हम जो लाइटनिंग देखते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी बोल देंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस क्या, चार्जेस की प्रॉपर्टी क्या क्या है। देखो चार्ज अगर रख दिए जाए तो वो क्या क्या करेंगे, तो एडिटिविटी। एडिटिविटी में क्या हो जाएगा, वे जब भी चार्जेज ऐड होंगे तो सिंपल अलजेब्रा के अकॉर्डिंग ही ऐड होंगे। जैसे प्लस माइनस, +5 - 7 - 2, +5 + 7 12, -5 + 5 0। कंजर्वेशन, देखो कंजर्वेशन का मीनिंग होता है कांस्टेंट होना। कांस्टेंट का मतलब इसकी काउंटिंग जो है, इसका जो सम है वो नहीं बदलेगा, वो एक जैसा रहेगा। जैसे अभी किया था 10 + 4 14 और 7 और 7 14, यानी इसकी काउंटिंग पे तो कोई फ़र्क नहीं आ रहा ना। तो क्या हो जाएगा, ए के पास ये अभी कराया था 10 + 4 14 और 7 और 7 वो भी 14 है। क्वांटाइजेशन में क्या, देखो क्वांटाइजेशन का मतलब होता है क्वांटाइज्ड होना। क्वांटाइज्ड का मतलब है जब भी ट्रांसफ़र होगा तो कंप्लीट जो है ये ट्रांसफ़र हो जाएगा। कंप्लीट का मतलब जैसे पैकेट उठा के देना है, एक किस्म से पैकेट उठा के देना है। जो शुगर की तरह ही नहीं है कि आधा किलो, 1 किलो, 10 ग्राम, 20 ग्राम ऐसे हम इसको दे सकते हैं, नहीं। इलेक्ट्रॉन जो है ये हिस्सों में नहीं जाता, कभी बाय इन द पार्ट्स नहीं जाता, कभी भी उठा के डायरेक्ट देना पड़ता है, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन। तो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन या इंटीग्रल
फॉर्म में इसका ट्रांसफर होना। तो जब भी चार्ज होगा, अगर एक ट्रांसफर हो तो 1 इलेक्ट्रॉन, दो ट्रांसफर हो तो 2 इलेक्ट्रॉन, 3 हो तो 3 इलेक्ट्रॉन। और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मास ऑफ द प्रोटॉन 1837, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है। इस वजह से देखो, ये देखो अब किसका मास ज़्यादा है, प्रोटॉन का कि इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि प्रोटॉन तो हैवी बता दिया हमने, तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी है। तो इलेक्ट्रॉन इज लाइटर देन प्रोटॉन, सो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन। मास और चार्ज में क्या डिफरेंस है? नेक्स्ट है जो है मास और चार्ज में क्या डिफरेंस होता है। मास जो होता है वो पार्टिकल या मैटर किसी बॉडी में है कितने, काउंटिंग कितने, उसको जो है मास बोलते हैं। और चार्ज जो है बाद वाली प्रॉपर्टी है, तो इसको करेक्टरिस्टिक बोल देंगे किसी भी पार्टिकल की। मास जो है वो विदाउट चार्ज हो सकता है, क्योंकि पहले हमारे पास पेज था, पेंसिल थी, वो विदाउट चार्ज थे। फिर हमने रबिंग की, उसके बाद जो है चार्ज डेवलप हो गया मास के अंदर। अब चार्ज क्या, चार्ज ऐसी तो कोई चीज़ है नहीं, क्योंकि करेक्टरिस्टिक है। यानी कोई स्टूडेंट है, इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंसी किसकी है, स्टूडेंट की तो हो सकती है ना। तो चार्ज जो है विदाउट मास नहीं एग्जिस्ट कर सकता कभी भी। मास हमेशा पॉजिटिव होता है। चार्ज क्या है, हमने देखो 3 टाइप की बॉडी पढ़ी, अनचार्ज, जीरो चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव। मास क्या, फंडामेंटल क्वांटिटी, जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हमने पढ़ी थी 11th क्लास में, मित्तल। मास, करंट, टेम्परेचर, टाइम, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लेंथ और ल्यूमिनेशन इंटेंसिटी, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज थी। उसमें कहीं पे भी चार्ज नहीं था, इस वजह से चार्ज है वो ड्राइव्ड क्वांटिटी है। तो करंट है, करंट का फॉर्मूला क्या होता है, Q/T। तो चार्ज को कैसे लिख सकते हैं हम, I इंटू में T। ये जो है ड्राइव कर रखी करंट और टाइम से, इस वजह से क्या बोल देंगे इसको हम, ड्राइव्ड क्वांटिटी बोल देंगे। तो मास जो है वो क्वांटाइज नहीं, जैसे शुगर की बात करी थी, 1 किलो से जो हम चेंज करके 500 ग्राम, 200 ग्राम, 50 ग्राम ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, दे भी सकते हैं। जबकि जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड है। अभी पढ़ा है कि जो चार्ज हो कैसा है, क्वांटाइज्ड है, सीधा उठा के देना होता है, इसके पार्ट्स नहीं होते। जो मास है वो कंजर्व्ड है, यानी एक्चुअली तो हम मास एनर्जी कंजर्वेशन पढ़ते हैं, मास एनर्जी में और एनर्जी मास में कन्वर्ट हो जाता है। जब चार्ज है, चार्ज कांस्टेंट, चार्ज जो है वो कंजर्व होता है। जो मास है वो हमारे पास रिलेटिव मास, रिलेटिव टर्म्स होती है कुछ। तो जैसे वेलोसिटी चेंज होगी तो मास की वैल्यू चेंज हो जाती है, पर वेलोसिटी का चार्ज के ऊपर कोई भी फर्क नहीं होता। तो जैसे हम नेक्स्ट देखना हमने अबाउट द फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है, देखो जब इलेक्ट्रॉन है इस सेल में मूव कर रहा है, अगर इसको एनर्जी दोगे तो नेक्स्ट सेल में, फिर एनर्जी दोगे तो नेक्स्ट सेल में, और ज़्यादा इसको एनर्जी दोगे तो क्या करेगा, इस एटम को छोड़ के भाग जाएगा। अब क्या होगा, इसकी जो इलेक्ट्रॉन है इसकी जो बॉन्डिंग है उससे फ्री हो जाएगा। इस वजह से इस इलेक्ट्रॉन को क्या नाम दे देंगे हम, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो क्या हो जाएगा, ये फ्री होगा। अब इसका मेन पर्पज क्या है, मेन पर्पज है इसका कंडक्शन में, इलेक्ट्रिक जो चार्ज है, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, उसको पास कराने का काम है इसका। नेक्स्ट है कि देखो अबाउट द पेयर प्रोडक्शन ऑफ पेयर एनिहिलेशन बता रहा हूँ मैं। जब मास को जो है कंप्रेस करोगे, मास कैसे क्रिएट होगा, एक में जो है प्रोडक्शन में तो मास क्रिएट होता है और एनिहिलेशन में मास जो है वो चेंज हो जाता है, यानी डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो मास एनर्जी कंजर्वेशन इसीलिए बोला गया था। तो मास एनर्जी जो कंजर्वेशन है उसमें एनर्जी को कंप्रेस करोगे तो मास बन जाएगा, और मास को एक्सपेंड करोगे तो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ओवरऑल मास एनर्जी कंजर्वेशन होता है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ा है अभी। फ्री इलेक्ट्रॉन जिसने जो है एटम छोड़ दिया है। तो कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, मेटल थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन पास, दैट आर कंडक्टर्स, जनरली मेटल्स, कॉपर, एल्यूमिनियम एटसेट्रा। इंसुलेटर जिसमें के पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, मेटल थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी
कैन नॉट पास। एग्जाम्पल रबर, प्लास्टिक, डिस्टिल वाटर, डिस्टिल वाटर। सेमीकंडक्टर, ना कंडक्टर ना इंसुलेटर, यानी सेमी का मतलब क्या है, अधूरे कंडक्टर। अधूरे का मतलब क्या है, या तो हो ही ना या हो कंडक्टर। तो यहाँ पे क्या है, कंडीशन होगी टेम्परेचर की। इस टेम्परेचर से अगर नीचे जाओगे तो इंसुलेटर, इस टेम्परेचर से ऊपर जाओगे तो वो क्या बन जाएगा, कंडक्टर। हमारी जो पीरियोडिक टेबल है उसमें जो है जर्मेनियम और सिलिकॉन जो है वो सेमीकंडक्टर। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है वो इंसुलेटर की होती है। किसकी होती है, इंसुलेटर की स्ट्रेंथ होती है। अब क्या है, जैसे प्लास्टिक है, कोई भी प्लास्टिक को हीट करते चले जाओ, क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी पास करा देगी, पर था तो ये इंसुलेटर। तो ये किसकी स्ट्रेंथ है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है। किसकी स्ट्रेंथ है, इंसुलेटर की। और इंसुलेटर की इस स्ट्रेंथ से ऊपर अगर हम जाएंगे तो क्या बन जाएंगे, कंडक्टर। इट इज स्ट्रेंथ ऑफ एन इंसुलेटर अप टू विच लिमिट इट कैन विदस्टैंड, यानी कब तक ये जो है इंसुलेटर बना रह जाएगा बिफोर इट बिकमिंग ए कंडक्टर। कुलाम्ब्स लॉ, कुलाम्ब्स लॉ में क्या है, कुलाम्ब्स लॉ में जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बताता है बिटवीन टू स्टेशनरी चार्जेज, बिटवीन टू स्टेशनरी चार्जेज या चार्जेज एट रेस्ट। अगर चार्ज मूविंग है तो कुलाम्ब्स लॉ अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। और इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो भी फिक्स हो जाएगी, यानी विच आर सेपरेटेड बाय सम फिक्स डिस्टेंस। दो चार्जेज हैं और ये Q1 है, ये Q2 है, और बीच की जो डिस्टेंस है R है। ये सेंट्रल होता है, यानी सेंटर टू सेंटर जो है ये होता है, इस वजह से सेंट्रल फोर्स है। और इसमें कोई भी मीडियम है, मान लिया मीडियम ले सकते हैं हम, तो अगर मीडियम नहीं है तो एप्सिलॉन नॉट, और मीडियम है तो M यूज कर लेंगे इसकी जगह पे। तो जो ये फोर्स है ना, ये फोर्स ये डिपेंड करेगा कि दोनों की प्रोडक्ट कितनी, यानी प्रोडक्ट रूल को फॉलो करता है। 1/r² है, तो इस वजह से बोल दिया अगर हम इसको इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब 1/4 पाई ही क्यों लिया, क्योंकि देखो टोटल जो है ये स्फेयर के जो है एक चार्जेस को किसी भी डायरेक्शन में मूव करा सकते हैं, ऐसे 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 कहीं किसी भी डायरेक्शन में मूव करा सकते हैं। और ये चीज़ें स्फेरिकल में होती हैं, और स्फेयर के अंदर जो एंगल होता है वो 4 पाई का होता है। तो 1 डिग्री के अंदर कितना हो जाएगा, 1/4 पाई। इस वजह से हम क्या लिखते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R²। अब K की वैल्यू क्या होगी, अब इस ये K है कूलम्ब्स कांस्टेंट, अब इसको ले जाओ उस तरफ FR² और डिवाइड बाई Q1 Q2। इसकी यूनिट न्यूटन, इसकी मीटर स्क्वायर, इसकी कूलम और इसकी भी कूलम, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर हो जाए। ओवरऑल जो इसकी वैल्यू वो याद रखोगे 9 × 10⁹ हो जाएगी, और ये इसका डायमेंशनल फार्मूला है। और एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है वो 1/4 पाई, देखो यहाँ से क्या है, अब इसकी वैल्यू निकाल दो, K को ले जाओ इसके नीचे, तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/4 पाई और K की वैल्यू अभी निकाल ली है। और 4 पाई की जो वैल्यू है वो 4 × 3.14 अगर हम लिखेंगे तो इसको सोल्व करने के बाद ये वैल्यू हो जाएगी। और इसकी यूनिट जो है इसका रेसिप्रोकल होती है, यानी कूलम स्क्वायर डिवाइड बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला जो इसका रेसिप्रोकल है। कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या आई इसमें, प्रोडक्ट रूल को फॉलो करता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, मीडियम के ऊपर भी डिपेंड करता है। एप्सिलॉन नॉट आया था ना, तो उसके ऊपर भी ये डिपेंड करता है। जो एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी, यानी मीडियम उसको कितना परमिट कर रहा है, कितना अलाउड कर रहा है उसको, उसके फोर्स को कितना अलाउड कर रहा है, दैट विल बी परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। और अगर हमने वो वैक्यूम रिप्लेस करके कोई भी मीडियम रख दिया है तो इन द मीडियम हो जाएगा। के है या एप्सिलॉन आर हो जाएगा। रिलेटिव परमिटिविटी बोल रहे, रिलेटिव जब भी वर्ड आता है या तो हम वहाँ पे माइनस करते हैं या हम डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे मीडियम चेक करने के लिए हम इसको डिवाइड करते हैं, मीडियम डिवाइड बाई वैक्यूम, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया हमने, रिलेटिव परमिटिविटी। अगर हमने मीडियम यहाँ पर रिप्लेस करना है तो मीडियम की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो है K × एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी। और इसकी जगह K की जगह पे एप्सिलॉन आर का भी हम यूज कर सकते हैं। तो फोर्स इन मीडियम कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह मीडियम, क्योंकि मीडियम की बात कर रहे हैं ना हम, तो
Q1 Q2 बाई आर स्क्वेयर, और इसकी जगह पे हम इसको रिप्लेस कर देंगे ताकि हम ये भी बता सकते हैं कि क्या वैल्यू होगी। तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या वैल्यू होगी, देखो इसकी यूनिट और इसकी यूनिट दोनों की सेम है, मिड में तो बदला है ना, तो यूनिट एक दूसरे की यूनिट कैंसिल आउट हो जाएगी, तो कैंसिल आउट होने के बाद तो रिलेटिव परमिटिविटी की कोई भी यूनिट नहीं होती। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, जब भी वेक्टर फॉर्म पढ़ते हैं ना, किसी भी चीज़ की वेक्टर फॉर्म पढ़ोगे, देखो फोर्स क्या है, कूलम्ब्स लॉ में क्या निकाला हमने, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाला, और फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी का मीनिंग क्या है, वेक्टर क्वांटिटी का मीनिंग जिसके पास जो है न्यूमेरिकल वैल्यू यानी मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, और जो है वो वेक्टर लॉज को ओबे करता है। वेक्टर लॉ कौन से 3 लॉ हैं वेक्टर के, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ और पॉलीगन लॉ, इनको फॉलो करने वाला होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर कूलम्ब्स लॉ से जो हमने क्या पढ़ा है, कूलम्ब्स लॉ से हमने पढ़ा है मैग्नीट्यूड, ये जो है इसका मैग्नीट्यूड निकल के आएगा, यहाँ से इसकी डायरेक्शन नहीं निकल के आएगी। तो वेक्टर फॉर्म स्टडी क्यों करते हैं, ताकि हम इसकी डायरेक्शन का पता लगा सके। तो फोर्स कैसी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमें जो है वी नीड टू टेल इट्स डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन बतानी होती है, इसलिए हम जो इसकी वेक्टर फॉर्म को स्टडी करते हैं। तो Q1 Q2 दो कोई भी चार्जेस हैं, तो क्या करेगा ये, इसको जो है किस तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये Q1 जो है Q2 को अट्रैक्ट करेगा और Q2 Q1 को अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्शन या रिपल्शन का फोर्स जो है दो चार्जेस के बीच में एक जैसा होता है, चाहे वो पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव या पॉजिटिव नेगेटिव। अगर उनके चार्जेज का जो मैग्नीट्यूड होता है अगर वो इक्वल है तो वो एक जैसा फोर्स ही अप्लाई करेंगे। देखो ये क्या है, इसमें देखो R12 है, ये एंडिंग पॉइंट होता है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, तो क्या करेगा ये इसको उस तरफ अट्रैक्ट करेगा। एंड कहाँ पर होगा 2 पे, स्टार्ट कहाँ से होगा 1 से। अब ये क्या होगा, एंड कहाँ पे होगा 1 की तरफ, एरो का ध्यान रखना है इसमें। और स्टार्ट कहाँ से हो जाएगा 2 से स्टार्ट हो जाएगा। दोनों की डायरेक्शन, ये मान लिया ईस्ट की तरफ जा रहा है तो ये वेस्ट की तरफ, तो दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगी। जबकि जो फोर्स है ना, फोर्स क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा। तो फोर्स में हमने ऑन और बाई लिखना होता है। ऑन मतलब 1 के ऊपर अगर फोर्स लगा है तो वो 2 की तरफ जाएगा, और 2 पे फोर्स लगा तो 1 की तरफ जाएगा, यानी आगे वाले को ऑन और बाद वाले को बाई बोलते हैं। तो फोर्स ऑन 1 2 यानी किसकी तरफ जा रहा है, 1 की तरफ जा रहा है। तो एंड कहाँ पे होगा इसका, जो है 1 के ऊपर अगर फोर्स लगा है तो 2 पे जाकर इसका एंड हो जाना है। तो बाकी चीज़ें सेम है, 2 1 में इसका अपोजिट हो जाएगा क्योंकि दोनों अपोजिट है एक दूसरे के। तो अगर मैं इसकी जगह पे नेगेटिव लगा दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव आगे आने के बाद ये जो वैल्यू होगी वो सेम टू सेम ये है वैल्यू। तो ये जो है क्या बोल देंगे हम इसको, किसको फॉलो कर रहा है, फॉलो न्यूटन्स थर्ड लॉ, फॉलो न्यूटन्स थर्ड लॉ। एक कूलम में जो है 3 × 10⁹ स्टैट कूलम होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो यूनिट है इसकी वो 3 × 10⁻10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ES स्टैटिक, M मैग्नेटिक के लिए। इसमें 1/10 एब कूलम होते हैं। और जनरली हम क्या करते हैं, जनरली इसकी वेक्टर की जगह पे जो यूनिट वेक्टर है उसकी यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, यूनिट वेक्टर हम का मैग्नीट्यूड 1 होता है। और क्या करेंगे हम, कोई भी वेक्टर अगर हम उसके डिवीजन से, उसके जो है मैग्नीट्यूड से अगर हम उसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास उसका यूनिट वेक्टर आ जाएगा। यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, यानी एक वेक्टर इसके मैग्नीट्यूड टोटल 10 है, तो एक यूनिट जो वेक्टर है इसमें कितने यूनिट वेक्टर हो जाएंगे, 10 यूनिट वेक्टर हो जाएंगे। यूनिट वेक्टर का मेन जो टारगेट होता है वो होता है सिर्फ डायरेक्शन को बताना। 1 कूलम की डेफिनेशन हमें जो है यहाँ से मिलती है। 1 कूलम क्या है, यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल दो। देखो 1 कूलम में क्या है, अब इसकी वैल्यू क्या थी, इसकी वैल्यू थी 9 × 10⁹ न्यूटन, जो है जो भी वैल्यू थी। तो इसको 1 ले लो, इसको 1 ले लो, इसको 1 ले लो, इसको 1 ले लो। फोर्स की वैल्यू बताओ, देखो 9 × 10⁹ 1 1 और 1, तो दोनों के बीच में कितना फोर्स होगा, 9 × 10⁹। अब देखो 1 कूलम की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, देखो यहाँ से निकाल लो, 1 न्यूटन की क्या हो जाएगी, देखो ये कितना हो जाएगा, ये जो फोर्स है,
और ये वैल्यू हो जाएगी जो भी मीडियम है, ये कितना हो जाएगा 1 मीटर। तो 1 कूलम इज द चार्ज बिटवीन टू सिमिलर चार्ज सेपरेटेड, दो सिमिलर होने चाहिए, रिपल्सन होना चाहिए इसके अंदर बाई 1। देखो पॉजिटिव नेगेटिव होंगे तो क्या हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव। फोर्स नेगेटिव नहीं लेना हमने पॉजिटिव लेना है। तो पॉजिटिव लेना है या तो दोनों नेगेटिव या दोनों पॉजिटिव, तब जाके फोर्स की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। बिटवीन टू सिमिलर चार्जेज सेपरेटेड बाय 1 मीटर डिस्टेंस, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 मीटर। एंड फोर्स बिटवीन देम, फोर्स की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास 9 × 10⁹ जो है इसकी वैल्यू आई थी। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, सुपर पोजिशन का मीनिंग होता है टोटल करना है। यहाँ पे हमने किसका टोटल करना है, फोर्सेज का टोटल करना है। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो इट इज द सम या टोटल ऑफ ऑल द फोर्सेज। जितने भी फोर्सेज होंगे इसके अंदर हमने उन सभी का जो है टोटल करना, 1 2 3 जितने भी हैं सबका टोटल कर दो, तो सबका टोटल क्या हो जाएगा। देखो फोर्स का फॉर्मूला क्या आया था, K1 Q2 बाई आर स्क्वायर। 1 2 था तो ये भी 1 2 था, ये 2 3 होता तो ये भी 2 3 होता है। यहाँ पे भी वही 1 2 2 1 वाला केस है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 1 है तो ये भी 1 1 1 तो हो ही नहीं सकते। 1 2 है तो 1 2, 2 1 है तो 2 1, और नीचे जो है इसका रेसिप्रोकल, और साथ में क्या होता था इसका यूनिट वेक्टर, तभी तो वेक्टर जो है हम इसका टोटल कर सकते हैं।